हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आरआरबी में पूछे गए जीएस से संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी सिकंदराबाद और आरआरबी भोपाल में पूछे गए जीएस से संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है, यानी कि जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। अब हम सूचियों के बारे में देख लेते हैं। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का जो विभाजन है वो किया गया है। इससे क्या होता है, प्रशासनिक ढांचे को एक मजबूती मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं, जो संघ सूची के विषय होते हैं ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और इन पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है ये संसद को दिया गया है। और इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे विदेशी मामले हो गए, रक्षा क्षेत्र हो गया, रेलवे और निगम कर आदि, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इन पर पूरा कानून बनाने का जो अधिकार है ये संसद का है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची ये क्षेत्रीय महत्व के जो विषय होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, कृषि, पंचायती राज आदि, ये क्षेत्र हैं। इन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है ये राज्य विधानमंडल का होता है, यानी कि राज्य सरकार इनमें कानून बना सकती है। और फिर अब हम बात करेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बनाने का निर्णय ले सकती हैं, यानी कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गई, परिवार नियोजन आदि जो विषय हैं ये किस में रखे गए हैं, समवर्ती सूची में रखे गए हैं। और इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति क्रिएट होती है तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो नियम है वही लागू हुआ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो संविधान है ये भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी जो होता है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों ग्रहों के बीच में देखने को मिलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये एक प्रकार के खगोलीय पिंड होते हैं और ये आकार में ग्रह से तो छोटे होते हैं, लेकिन उल्लिका पिंडों से जो इनकी आकृति होती है ये क्या होती है, बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी? तुलबुल परियोजना। बाबर नामा के लेखक कौन है? तो बाबर नामा ये किसने लिखी थी अपनी जीवनी? ये बाबर नामा के जो लेखक हैं ये कौन है? बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष क्या है, किसका मात्रक है? तो ये क्या है? दूरी का मात्रक है, यानी कि इससे दूरी नापते हैं। और किसकी दूरी नापते हैं? प्रकाश की नापते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये होता है एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष। यानी कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में दूरी तय करता है। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी जो होती है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है और ये दूरी का एक मात्रक है। और प्रकाश वर्ष का जो एसआई मात्रक है ये क्या है? इसका एसआई मात्रक है, प्रकाश का एसआई मात्रक है प्रकाश वर्ष का।
आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का जो सामान्य ताप है ये कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। या हम इसको फ़ारेनहाइट में बात करें, फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट ये था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ये अंतिम मुगल सम्राट था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वो किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जो नारा है ये दिया था महात्मा गांधी ने। अगले बढ़ते हैं, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो राशियां होती हैं ये ज्योतिष राशियां, तो ज्योतिष राशियों की जो कुल संख्या है ये कितनी है? 12 है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है ये कौन सा है? शुक्र है। अगर हम इसकी सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें तो सूर्य के बाद से अगर हम बढ़ते क्रम में देखें तो पहले कौन सा आता है? बुध आता है, फिर शुक्र आता है, इसके बाद पृथ्वी आती है। तो सूर्य से इसका जो क्रमांक है ये कौन सा है? दूसरे नंबर पे आता है। और इसको पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। भगनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आकार में, संरचना में और गुरुत्वाकर्षण आदि में ये पृथ्वी के सादृश्य है, यानी कि पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए इसको पृथ्वी की भगनी या बहन कहा जाता है। इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। और ये जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे चमकीला भी है, और पृथ्वी के निकटतम ग्रह भी कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। इसके अगर हम घूर्णन की बात करें तो ये जो है दक्षिणाव्रत चक्रण करता है। कैसा करता है? शुक्र दक्षिणाव्रत, दक्षिणावर्त, ये इसका जो चक्रण है ये दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि यह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। और एक दूसरा ग्रह भी है जिसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या सेम है, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज है। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अरुण ग्रह। तो दो जो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनका जो चक्रण होता है वो दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। बाकी और जितने भी अन्य ग्रह हैं उनका जो चक्रण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? वामावर्त हो जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो इनको ध्यान में रखना है, दो ग्रह इनका जो डायरेक्शन है वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज है, शुक्र और कौन सा? अरुण। आगे बढ़ते हैं, बिंदुसार जो शासक था ये मौर्य वंश का शासक था। तो बिंदुसार मौर्य वंश का एक शासक था। लिंगराज मंदिर ये कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है, यानी कि लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा इसको क्या बोला जाता है? पटाका। मकाऊ की मुद्रा जो है ये पटाका कहलाती है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का जो आविष्कार है वो निकोलस और जीन लूथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक ही ग्रह है, कौन सा? चंद्रमा। हर्ष का राजकवि कौन था? जो हर्षवर्धन इनका राजकवि था बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है ये किसने किया है? हाइड्रोजन बम ये किया है एडवर्ड टेलर ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह होता है, यानी कि जो घास के मैदान होते हैं, इनके लिए क्या बोला जाता है? पंपास बोला जाता है। तो ये जो चारागाह होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, इनको एग्ज़ाम्स में 1-2 प्रश्न जो है देखने को मिल जाता है। तो दक्षिण अमेरिका, इसमें जो चारागाह हैं इनको, घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? पंपास। भारत में प्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये किसके द्वारा चलाई गई थी? ये यूनानियों ने सबसे पहले चलाई थी, यानी कि सोने की मुद्राएं चलाने का जो श्रेय है सबसे पहले किसको जाता है? यूनानियों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये प्रश्न काफ़ी बार देखने को मिल जाता है। तो बदरुद्दीन तैयब जी
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर हम बात करें प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, ये बने थे WC बनर्जी। WC बनर्जी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, ये थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और अगर पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष में हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पर अगर प्रथम भारतीय महिला अगर लग जाता है तो इसमें हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू, क्योंकि ये भारतीय थी। तो प्रथम भारतीय महिला ये श्रीमती सरोजनी नायडू, और केवल अगर पूछा जाए प्रथम महिला तो ये हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष अगर देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे युवा अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे आचार्य JB कृपलानी। JB कृपलानी। तो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये थे JB कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, इन्होंने इसका क्रियान्वयन किया था। राज्य हड़प नीति। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। यानी कि जो ये 12 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि इनका चुनाव नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही डायरेक्ट इनका मनोनयन राज्यसभा के लिए किया जाता है। और इनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है ये कितनी हो सकती है? 12। सुंडा जल डमरू मध्य ये जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। यानी कि दो द्वीप हैं, कौन सा? जावा और सुमात्रा। इन दोनों द्वीपों को क्या करता है? सुंडा जल डमरू मध्य ये इनको जोड़ता है। राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ये कौन करता है? ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो राष्ट्र की जो आय है इसके आकलन के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 1931 में। तो गांधी और इरविन इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। तो इसको ध्यान में रखना है। विश्व बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC में स्थित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग की जगह इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? ये हो गया है नीति आयोग। क्या हो गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग इसके अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। बस नाम में परिवर्तन किया गया है, बाकी जो कार्य करने की जो प्रक्रिया या पद्धति है वो सेम है। तो योजना आयोग या नीति आयोग इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र, इसका जो जनक है ये किसको माना गया है? ये माना गया है एडम स्मिथ को। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची अभी हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी सूचियाँ थीं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो शिक्षा का जो विषय है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर विवाद की स्थिति आती है तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं वही लागू किया जाता है। तो शिक्षा से संबंधित जो विषय है ये शिक्षा का, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। लॉफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। लाफिंग गैस
यानी कि हंसाने वाली जो गैस है ये कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और इसका जो फॉर्मूला है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और ये किया गया था 1969 में। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस, इसके जो लेखक हैं ये हैं विशाख दत्त। रूस की जो क्रांति है ये कब हुई थी? 1970 में, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही डिसाइड करता है किसी भी बिल को, यानी कि ये जो बिल है वो धन विधेयक है या नहीं है, उसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह इसको प्रमाणित करता है। मोनाजाइट, मोनाजाइट जो है एक थोरियम का क्या है? ये अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री ये कौन था? रॉबर्ट बालपोल। तो रॉबर्ट बालपोल जो था वो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो 1942 में किया गया था। किसका? आज़ाद हिंद फौज, 1942 में। इसको INA इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। और इसका जो गठन हुआ था ये जापान में हुआ था, और ये गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो, यानी कि जापान का एक शहर है, क्या है? टोक्यो। जापान के एक शहर टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा INA या इंडियन नेशनल आर्मी का, आज़ाद हिंद फौज कह सकते हैं इसको, इसका जो गठन है वो 1942 में किया था। आगे बढ़ते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश, इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। गरसोप्पा या इसको हम जोग प्रपात भी कहते हैं, और ये किस नदी पर स्थित है? ये है शरावती नदी पर। ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। तो गरसोप्पा या जोग प्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म ये है अंबाला में स्थित। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये कौन रहता है? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष रहता है उपराष्ट्रपति। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, रक्तचाप या हम इसको दाब भी कहते हैं। चाप यानी कि रक्त, जो ब्लड होता है उसका प्रेशर, यानी कि रक्तचाप या दाब जो है वो धमनियों में उच्च होता है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि धमनी और शिराएं से संबंधित प्रश्नों को अक्सर देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हृदय होता है इसमें शिराओं के द्वारा जो ब्लड है वो हमारे शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त हम कह सकते हैं ये हृदय में लाया जाता है। तो कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि अशुद्ध जो रक्त है वो किसके द्वारा प्रवाहित होता है, किसके थ्रू? तो ये होता है शिराओं के माध्यम से। और जो शुद्ध रक्त होता है यानी कि हृदय से होता हुआ शरीर के अन्य भागों में जाता है वो शुद्ध रक्त होता है। और ये किसके द्वारा फ्लो होता है? ये होता है धमनी के द्वारा। तो इसीलिए हृदय से शरीर के अन्य भागों में ब्लड का फ्लो किया जाता है, इसलिए धमनियों में जो दबाव होता है, प्रेशर होता है वो उच्च होता है, यानी कि हाई होता है। तो ध्यान रखना है कि शरीर के अन्य हिस्सों से हृदय में जो ब्लड है वो लाया जाता है, किसके माध्यम से? शिराओं के माध्यम से। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो अशुद्ध रक्त है ये शिराओं में बहता है, और हृदय से शरीर के अन्य भागों में जो रक्त पहुंचाया जाता है जो कि शुद्ध रक्त होता है, तो शुद्ध रक्त ये किस में बहता है? धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त। तो धमनी हो गई, इसलिए इसमें जो प्रेशर होता है ये क्या होता है? हाई रहता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद ये देखने को मिलता है कि पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी ये लगा दिया जाता है। तो इसमें अगर हम शिराओं में पल्मोनरी ऐड कर दें, क्या है? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी शिरा, अभी हमने बात करी थी जो शिराओं में क्या होता है?
अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा अगर आ जाता है तो इसमें क्या है, शुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी धमनी इसमें क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। ये एक अपवाद है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात ये होता है लो प्रेशर के कारण, यानी कि निम्न दाब के कारण जो है चक्रवात आते हैं। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? ये चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल चलाई गई थी, और ये कब कब चली थी? ये चली थी 16 अप्रैल 1853, यानी कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली ट्रेन चलाई गई थी। और ये कितने किलोमीटर चली थी? ये चली थी 35 किलोमीटर, जो कि बोरीबंदर, जो जिसका नाम चेंज होकर हो गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो बोरीबंदर से लेकर ठाणे के बीच में 35 किलोमीटर दूरी पर 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो अकबर का जो सेनापति था कौन था? बैरक खां। और शेर शाह जो सूरी था, इसका जो सेनापति था ये कौन था? हेमू था। तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पानीपत की जो सेकंड लड़ाई थी ये हुई थी बैरम खां। अकबर की जगह यहाँ पे बैरम खां भी आ सकता है। क्या? बैरम खां और हेमू। हेमू कौन था? ये हेमू जो था शेर शाह सूरी का कौन था? शेर शाह सूरी का सेनापति था। तो यहाँ पे पूछा गया अकबर और हेमू, या ऐसा पूछा जा सकता था अकबर और शेर शाह सूरी या बैरम खां। तो बैरम खां अकबर का सेनापति था और हेमू शेर शाह सूरी का। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और शेर शाह सूरी के बीच या हेमू के बीच हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? जो फर्स्ट युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। किसके बीच लड़ाई लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा हो ही गया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा पानीपत की जो लड़ाई थी, तीसरी कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1761 में। किस किस के बीच हुई थी? ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर झील ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है तिब्बत में। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, और इसको हिंदू और बौद्ध धर्म में इसको क्या है, एक पवित्र झील माना जाता है, यानी कि पवित्र माना जाता है इसको। और इसके उत्तर में, किसके? मानसरोवर झील के उत्तर में कैलाश पर्वत है, और इसके पश्चिम में कौन सा है? राक्षस ताल है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में इसको सांगपो नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो कह सकते हैं। सांगपो नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी, इन तीनों नदी का जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थल है, ये किसको माना जाता है? मानसरोवर झील को माना जाता है, जो कि तिब्बत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर। विजयनगर जो साम्राज्य था ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी यानी कि विजयनगर, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और विजयनगर जो साम्राज्य है इसका संस्थापक किसको माना जाता है? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इसको विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक जो है माना जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। आगे बढ़ते हैं। बहमनी राजाओं की जो राजधानी है ये क्या थी? ये भी गुलबर्गा थी, जो कि अभी वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो तड़ित होता है ये विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक जो रोग होता है ये वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है, रेबीज। आगे बढ़ते हैं। मानव का सामान्य रक्तदाब यानी कि जो ब्लड का प्रेशर होता है ये 120 और 80 मिलीमीटर होता है। 80 के लिए बोला जाता है लो, और उच्च कितना होता है? 120। तो 80 से लेकर 120 मिलीमीटर की रेंज में सामान्य माना जाता है। शहद में क्या पाया जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होता है।
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, यानी कि अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है। विक्टोरिया प्रपात, विक्टोरिया जो प्रपात है ये कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका के जैम्बेजी नदी पर, अफ्रीका की जैम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का जो प्रमुख कारण है ये क्या होता है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि हीरे पर प्रकाश पड़ता है तो उसको वो पूरे का पूरा क्या होता है? परावर्तित कर देता है। तो इसका प्रमुख कारण जो चमकने का रहता है ये क्या है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? ये दामाद था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगर हम बात करें इल्तुतमिश के बारे में तो इसने 2 सिक्के चलाए थे। एक तो चांदी का कौन सा चलाया था? टका, चांदी का टंका, और एक चलाया था इसने तांबे का, है ना, ये चांदी का हो गया। और तांबे का कौन सा चलाया था? जीतल, जीतल। तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के इसने चलवाए थे। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। कुतुब मीनार जो है उसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसको पूरा कराने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं, शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है ये जाता है कुषाण वंश के शासकों को। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा होती है इसका मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन, यानी कि सूर्य पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु, है ना, 1H1 + 1H1 मिलकर बनाते हैं ड्यूटेरियम का एक नाभिक बनाते हैं और इसमें न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद ड्यूटेरियम प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम 3, यानी कि हीलियम परमाणु 3 बनाते हैं और इससे एनर्जी क्या होती है? मुक्त होती है। और हीलियम 3 के 2 जो नाभिक हैं ये मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और 2 हाइड्रोजन इससे मुक्त होते हैं। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, यानी कि सूर्य पर कौन सी रिएक्शन होती है? नाभिकीय संलयन होती है, यानी कि इसमें 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक यानी कि हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इस पे कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो सूर्य होता है इस पर किसकी अधिकता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम में, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। हाइड्रोजन की अधिकता रहती है या हीलियम की अधिकता रहती है? तो इसमें हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कितना? 74%। और जो हीलियम होता है सूर्य पर ये पाया जाता है 24%। बाकी अन्य कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम, क्रोमियम आदि तत्व जो हैं वो सूर्य पर पाए जाते हैं। तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। रोम शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा है टाइबर नदी के किनारे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटाने का जो समय होता है ये 14 दिन का माना जाता है, यानी कि राज्यसभा के द्वारा कोई भी धन विधेयक जब राज्यसभा में जाता है तो उसको 14 दिनों में वापस करना होता है। अगर 14 दिनों में वो नहीं भी करते हैं तो इसको पास हुआ माना जाता है। तो 14 दिन की समय सीमा के अंदर ही उन्हें लौटाना रहता है। आगे बढ़ते हैं। चोल राजाओं की जो राजधानी थी ये क्या थी? तंजौर। क्या थी? तंजौर। तो तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।